गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, तो आज के जो वीडियो है बच्चे, अभी आप देख रहे हैं सामने में लगातार एग्जाम्स हैं, है ना। इसी वजह से मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट तो अपना चलता ही रहेगा, साथ में क्यों नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन भी आपके लिए ले आया जाए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, आप देखेंगे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने किसी न किसी एग्जाम में, अगर आप और भी एग्जाम दे चुके होंगे तो आप इन क्वेश्चन को देख चुके होंगे। तो सीजी हिस्ट्री की हमारी क्लास चल रही है, टॉपिक वाइज नहीं चलेगा, सभी टॉपिक्स को मिला करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन है वो आपके लिए लेकर के आई हूं, ठीक है। अब लगातार ये जो सीरीज है ना हमारी, छत्तीसगढ़ के इतिहास खत्म करते हैं यार एमसीक्यू के रूप में। एमसीक्यू के रूप में मतलब फिर से मैं वही सेम चीज रिपीट कर रही हूं कि है ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है, लेकिन डिटेलिंग के साथ है। आपको एक एक चीज समझाया जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। आया क्या समझ में? तो इसीलिए लास्ट तक वीडियो को देखना है। पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर से बताएंगे कि क्या ये सीरीज हम कंटिन्यू करें या फिर कॉन्सेप्ट वाला क्लास ही मैं आपको करवाऊं, क्योंकि जहां पर सामने एग्जाम है तो मेरे को लगा कि क्यों ना एमसीक्यू के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस है जो आपके सामने रखा जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, मैंने बताया छत्तीसगढ़ का इतिहास। टॉपिक कौन सा उठाई हूं? छत्तीसगढ़ का इतिहास। पहले छत्तीसगढ़ का इतिहास खत्म करेंगे, फिर कोई जियोग्राफी ले लेंगे छत्तीसगढ़ का ही, फिर छत्तीसगढ़ पंचायती राज ले लेंगे। इस प्रकार से पहले छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है ना उसका एमसीक्यू अपन कवर करेंगे, उसके बाद फिर बाकी सब्जेक्ट लेंगे। और शिक्षक भर्ती वाले बच्चे परेशान मत हो, आपके लिए भी वीडियोस लाया जा रहा है, आपके लिए भी एमसीक्यू में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी मैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से दिखे। दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है या थोड़ा छोटा कर दूं? नाउ बेटर, ठीक, अभी ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कितने लोगों को पता है? देखो और देख करके बताओ। आंसर भी दिया हुआ है, क्या ही देख के बताओगे। चलिए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल आपके स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता कौन थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता कौन थे? बच्चे एकदम ध्यान से, एकदम थोड़ा सा सीरियस हो जाइए क्योंकि सामने आपका एग्जाम है ना। पहला प्रश्न बोल रहा है छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता कौन थे? याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडे थे। व्याख्या में याद रखेंगे लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। किरारी का काष्ठ स्तंभ, गुंजी का शिलालेख इनकी प्रमुख पुरातत्व संबंधी निबंध है। चीजें क्या क्लियर हो गई? छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो लोचन प्रसाद पांडे थे। इनका सबसे पहला निबंध किसके ऊपर था? तो पुरातत्ववेत्ता थे, मतलब बच्चे पुरातत्व विभाग से मिली हुई चीजों पर ही ये खोज करेंगे और उसके बाद फिर अपनी बातें अपनी फाइल में लिखते हैं, जिसको आप निबंध के रूप में जानते हैं। तो लोचन प्रसाद पांडे ने सबसे पहले किसके बारे में लिखा था? तो सबसे पहले इन्होंने किरारी के काष्ठ स्तंभ के बारे में लिखा और दूसरे नंबर पर इन्होंने गुंजी के शिलालेख के बारे में लिखा था। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब जब किरारी स्तंभ की बात आई गई है तो याद रखेंगे जो किरारी का काष्ठ स्तंभ है बच्चे, ये शातवाहन वंश से आपका संबंधित है। वहीं अगर गुंजी अभिलेख की हम बात कर लें तो ये जांजगीर के अंतर्गत पड़ता है, ऋषभदेव से संबंधित है, ठीक है। जैन धर्म से, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनसे संबंधित है आपका गुंजी। तो इन सभी बातों पर हमारी चर्चा होगी। फिलहाल इतने पॉइंट्स हैं जो आपने क्लियर करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है? याद रखेंगे बच्चे, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार बाबू रेवाराम को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है? बाबू रेवाराम को जाना जाता है। अच्छा, आपको पता है कि बाबू रेवाराम को क्यों कहा जाता है? जब आप सीजी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत एक वंश पड़ता है बच्चे, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश जो है ना काफी लंबे समय तक हमारे छत्तीसगढ़ में शासन किया था। कलचुरी वंश के शासनकाल के बीच में एक समय आता है जिसको अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। तो उस अंधकार युग के बारे में ना किसी को भी जानकारी नहीं है, लेकिन उस अंधकार युग के बारे में केवल और केवल रेवाराम को जानकारी था। तो यही जो आपके रेवाराम जी हैं, बाबू रेवाराम के नाम से हम इनको जानते हैं, इन्होंने उस अंधकार युग की पूरी व्याख्या कर दी आपके सामने। और उस अंधकार युग के बारे में जानने का एकमात्र सोर्स आपके बाबू रेवाराम जी थे। इनके द्वारा बताया गया बातों से ही हमको इस बातों की पुष्टि होती है। मतलब समझ रहे हो? तो याद रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम इतिहासकार हैं ये बाबू रेवाराम को कहा जाता है। रायपुर से बिलोंग करते थे, सॉरी रतनपुर से बिलोंग करते थे, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसके डिटेलिंग में क्या है ये भी देख लो। बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। इन्होंने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछ लिया गया है कई बार प्रश्न में कि विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, विक्रम विलास नामक ग्रंथ की जो रचना
है वो बाबू रेवा राम ने किया था। किसने किया था? बाबू रेवा राम ने किया था। किसने किया था? बाबू रेवा राम ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहां से मिले? प्रश्न पहले समझो। प्रश्न बोल रहा है प्रागैतिहासिक काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक ना, छत्तीसगढ़ के इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हर एक बच्चे को ये पता होगा। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, एक होता है आपका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसके हमको कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, आद्य ऐतिहासिक काल जिसके हमको लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हम उसको पढ़ पाने में सामर्थ्य नहीं। कहने का मतलब है जिस भाषा में लिखी हुई थी ना वो चीजें, वो उस भाषा में लिखी हुई थी जिसको हम कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा ऐतिहासिक काल। इसमें जो चीजें लिखित रूप में हमको मिलती हैं उसमें उस भाषा का प्रयोग किया गया जिसको हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो प्रश्न में आपका यही बोल रहा है कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक का जो समय है इससे संबंधित चित्रित शैलाश्रय कहां से मिला है? चित्रित शैलाश्रय मतलब चित्रित का मतलब हो गया चित्र और शैलाश्रय का मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर पर बने हुए चित्र ये कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंघनपुर रायगढ़। एक शब्द में याद रखो, रायगढ़, सिंघनपुर का रायगढ़। यहां से सबसे प्राचीन शिलाश्रय भी मिला है और ऐतिहासिक काल का शिलाश्रय भी यहीं से प्राप्त हुआ है। शिलाश्रय का मतलब फिर से बता दूं, पत्थर पर बने हुए चित्रों को शिलाश्रय चित्र के नाम से जाना जाता है। सिंघनपुर रायगढ़, सिंघनपुर रायगढ़, 2 ही शब्द याद रखना है, एक तो सिंघनपुर एक कबरा पहाड़, दोनों के दोनों ही आपके रायगढ़ में है, लेकिन सबसे ज्यादा आपके सिंघनपुर से मतलब सबसे पहले आपके सिंघनपुर से मिला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए? देखा यही प्रश्न है ना, फिर से आ गया। एक तो सिंघनपुर पूछ लेगा, ये कबरा पहाड़ पूछ लेगा। अब प्रश्न में आपका बोल रहा है कि रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार मिले हैं? तो ध्यान रखेंगे बच्चे, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से पाषाण युग के औजार मिले हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये जो कबरा पहाड़ है ना बच्चे, एक तो ये रायगढ़ में है और यहाँ पर आपके पत्थर से निर्मित बहुत सारे औजार के साक्ष्य मिले हैं। अर्धचंद्राकार औजार मिला है, हाथ से तोड़ने वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ से प्रोवाइड हुई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कबरा पहाड़ ये यहां से किस युग के औजार मिले हैं? पाषाण युग के औजार मिले हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए, कहां कहां से मिला है? तो याद रखना है बच्चे आपको, यहां से सबसे पहले तो आपका, अच्छा ये सभी जगह से आपके मिले ना। पहली बात यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा समझ लेना, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो देखो यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इन सभी जगह से आपके पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तब आप इसमें क्या करना है, इसको आपको क्रम से जमाना है। क्रम से जमाना है मतलब क्या कि पूर्व पाषाण काल से कौन कौन से औजार मिले हैं, मतलब पूर्व पाषाण काल में कहाँ कहाँ से मिला है। उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल में, देखो जब आप पाषाण काल पढ़ोगे ना तो पाषाण काल को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, कहीं कहीं पर उत्तर पाषाण काल भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो इन सभी काल से संबंधित औजार मिले हैं। तो इसको आपको क्रम वाइज जमाना है। क्रम वाइज इन सेंस पूर्व पाषाण काल में कहां कहां से साक्ष्य मिला, मध्य पाषाण काल में कहां कहां से साक्ष्य मिला, नव पाषाण उत्तर पाषाण काल में कहां कहां से आपका साक्ष्य मिला। इस हिसाब से आपको काउंट करना है और चीजों को आपको जमाना है। बिल्कुल सीरीज में ये बोला जा रहा है आपके प्रश्न में, मिला तो सभी जगह से। तो देखो सबसे पहले आपका धनपुर जिला बिलासपुर, धनपुर जिला बिलासपुर ये आपका पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल से संबंधित है। ठीक, मतलब ये आ जाएगा आपके तीसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर है अर्जुनी जिला दुर्ग, अर्जुनी जिला दुर्ग ये आपके उत्तर पाषाण काल से संबंधित है। सिंघनपुर जिला रायगढ़ ये तो पहले नंबर पर रहेगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है। कबरा पहाड़ की बात हो जाएगा तो कबरा पहाड़ आपके दूसरे नंबर पर रहेगा। ठीक, तो अभी मैंने आपको सिंघनपुर और कबरा पहाड़ के बारे में बताया। जहां पर सिंघनपुर दिखे पहले नंबर पर रख दो, जहां पर कबरा पहाड़ दिखे दूसरे नंबर पर रख लो। अब यहाँ पर से आप ऑप्शन में चेक कीजिए कि सिंघनपुर पहले नंबर पर कहाँ है। सी आपका सही आंसर दिख रहा है। देखो सी आपका सही आंसर दिख रहा है, मतलब सिंघनपुर पहले नंबर पर हो जाएगा, कबरा पहाड़ दूसरे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर अर्जुनी जिला दुर्ग की अगर बात हो गई तो वो आपके चौथे नंबर पर हो जाएगा। धनपुर जिला बिलासपुर आपका तीसरे नंबर पर हो जाएगा। इस प्रकार से सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक, क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ के सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशों में आरंभ हुआ था? प्रश्न क्या बोल रहा है कि आपको क्लियरली विजिबल है। प्रश्न बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देश में हुआ था? मतलब सिरपुर में जो खुदाई का काम हुआ था ना वो किसके निर्देशन में हुआ था? तो याद रखेंगे बच्चे, मोरेश्वर दीक्षित, बी नंबर पर सही आंसर है मोरेश्वर दीक्षित। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत
बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि हमने खुदाई कब पढ़ा है? सिर्फ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हमने पढ़ा हुआ है, जितनी जगह वहां से हमको मिली है। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, राखलगढ़ी हो गया, यही सारी जगह तो हमने पढ़े हैं। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर सिरपुर की बात हो रही है बच्चे, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में 1953 में हुआ था वो भी, है ना। तो सिरपुर में जो खुदाई हुई थी ये किसके निर्देश पे हुआ था? तो सिरपुर में जो खुदाई हुआ था, उत्खनन का जो काम हुआ था, वो मोरेश्वर दीक्षित के निर्देशन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बात पूछ रहा है वैदिक काल के बारे में। अब वैदिक काल की जहां बात आती है बच्चे, आपको याद रखना चाहिए कि वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका रिंग वैदिक काल, एक होता है आपका उत्तर वैदिक काल। देखो जो रिंग वैदिक काल है ना, इसे आपका पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में पूर्व वैदिक काल ही कहा जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, एक हो गया आपका पूर्व वैदिक काल, एक हो गया आपका उत्तर वैदिक काल। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, जो पूर्व वैदिक काल है इसी को आपको ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा? ऐसा इस वजह से बच्चे कि जो ऋग्वेद है ना, इसकी रचना आपके पूर्व वैदिक काल में हुई थी, इसी वजह से इसको ऋग वैदिक काल कह देते हैं। और बाकी जो 3 वेद है इसकी रचना आपके उत्तर वैदिक काल में हुआ था। आया क्या आपने को समझ में? अब देखो प्रश्न बोल रहा है कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? वैदिक काल मतलब वेद की बात आ गई, और वेद की बात आ गई मतलब ऋग्वेद की बात आ गई, और ऋग्वेद की बात आ गई मतलब श्री रामचंद्र जी की बात आ गई। और श्री रामचंद्र जी का जो नैनीहाल था वो था हमारा छत्तीसगढ़। तो उनके टाइम पर हमारे छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कौशल। अच्छा, वैदिक काल की बात हो रही है, और वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, ठीक है। और आगे आपका वेद के अंतर्गत ही आपका रामायण आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑप्शन में ई लिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ई लिया गया है। क्यों? तो इसका रीजन सुनो। ऋग्वैदिक कालीन साहित्य में छत्तीसगढ़ का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। उत्तर वैदिक काल साहित्य में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना गया है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज इसलिए कर दिया क्योंकि बच्चे देखो, अगर यहाँ पर प्रश्न में पूछा जाता, अगर प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछा जाता, ऐसे प्रश्न को थोड़ा ध्यान से, क्योंकि पीएससी किस प्रकार से आंसर ले रहा है ये भी आपको देखना है, फैक्चुअल पॉइंट्स क्या बोल रहा है ये भी आपको देखना है। देखो यहाँ पर एक शब्द हुआ है वैदिक काल। वैदिक काल हम किसको कहते हैं? वैदिक काल उसको कहा जाता है, कलर चेंज कर दूं क्या? चलो कलर चेंज कर देती हूं। अब देखो वैदिक काल हम उसको कहते हैं जिसमें आपके वेद, ग्रंथ, उपनिषद इन सब की रचना हुई है। अब बताओ, क्या रामायण हमारा ग्रंथ नहीं है, वेद नहीं है, है ना? तो रामायण, महाभारत जिसको हम महाकाव्य के नाम से जानते हैं, इन दोनों की रचना आपके वैदिक काल में हुई है, ठीक। तो वैदिक काल में जब रामायण और महाभारत की रचना हुई है, तो रामायण मतलब श्री रामचंद्र जी की बात हो रही है, और श्री रामचंद्र जी का नैनीहाल था आपका कहाँ? छत्तीसगढ़। और जैसा कि मैंने बताया उस टाइम पर ये लोग छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहते थे। इसी वजह से आपका ए जो दक्षिण कौशल है ये आपका सही आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न में आपको वैदिक काल की जगह पर पाषाण काल दिया होता कि पाषाण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तब आपका आंसर ई हो जाता, इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल में हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो एक तो इस ऑप्शन इस तरीके से अगर प्रश्न रहता तब आपका ई हो जाता, या अगर ये पूछा जाता कि पूर्व वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, तब आपका चर्चा हो जाता कि इनमें से कोई नहीं, ठीक। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन पीएससी कुछ भी पूछ देता है, इसी वजह से ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना, तो ऐसे प्रश्न के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं लुप्त होने के। चीजें क्या हमारी क्लियर? बहुत ही स्मार्टली आंसर करना है बच्चे, एग्जाम में 1 नंबर बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का क्या नाम था? याद रखेंगे बच्चे, दशरथ की जो पत्नी थी माता कौशल्या, इनके पिताजी थे, इनका नाम था भानुमंत, जो कि दक्षिण कौशल के राजा थे। आया क्या समझ में? अब बताओ कौशल्या कौन है? रामायण से संबंधित है। रामायण कब लिखा गया था? वैदिक काल में लिखा गया था, जब आपके सभी वेद, उपनिषद, ग्रंथ ये लिखे गए थे। तो फिर दक्षिण कौशल का नाम कैसे नहीं आएगा? आया क्या समझ में? ये होते हैं कंफ्यूज करने के तरीके। फिलहाल दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का क्या नाम था? भानुमंत था, जो कि दक्षिण कौशल में शासन करते थे, छत्तीसगढ़ में शासन करते थे, और इन्होंने दशरथ के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। चीजें हमारी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न आपके सामने है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? वाल्मीकि रामायण इसके अनुसार जो श्री रामचंद्र जी हैं, इन्होंने दक्षिण कौशल का जो राज्य है वो किसको दिया था? तो याद रखेंगे बच्चे, श्री रामचंद्र जी के पास 2 जगह पर राज्य था। एक तो आपका दक्षिण कौशल वाला राज्य जो कि उनका नैनीहाल था,
और एक उनका खुद का राज्य जो कि अयोध्या में है। तो उनके दो बेटे हुए थे, एक हुआ था लव, एक हुआ था कुश। तो उन्होंने जो छत्तीसगढ़ है ना वो कुश को दिया और जो अयोध्या वाला क्षेत्र है वो लव को दिया था। क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ कुश को दिया था, इसी वजह से छत्तीसगढ़ को कुश स्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार दक्षिण कौशल का राज्य कुश को दिया गया था। सही है बात? चीजें क्लियर? बहुत आराम से, वेरी गुड। अब देखो किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है? तो याद रखेंगे बच्चे, ऋग्वेद में नहीं है। यही तो मैंने अभी आपको बताया, पूर्व वैदिक काल, इसके बारे में कोई भी साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है। ऋग्वेद के बारे में कोई भी जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिली है। लेकिन वहीं अगर हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो उत्तर वैदिक काल का संबंध हमारे छत्तीसगढ़ से है, जिसके बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो रेवा नदी और आपका विंध्याचल पर्वत, इन दोनों का जो उल्लेख है वो उत्तर कौशल में उत्तर वैदिक काल में हमको देखने के लिए मिल जाता है। चीजें क्लियर हैं? चलिए, तो फिलहाल याद रखेंगे ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है? तो वो है आपका ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। देखो रामायण में तो है ही है, पुराण में है ही है, महाभारत में है ही है, ऋग्वेद में बस इसके बारे में चर्चा अपने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाकांतार की पहचान किससे की जाती है? महाकांतार कहते किसको है भाई? तो याद रखेंगे जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, अगर एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको 2 मिनट में समझा दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा ना। देखो, सबसे पहली बात, जब आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ को कुछ इस प्रकार से, अगर मैं अभी की भी बात कर लूं तो ये हो गया आपका सरगुजा संभाग, ये हो गया आपका बिलासपुर संभाग, ठीक है, ये हो गया आपका दुर्ग संभाग, ये हो गया रायपुर संभाग, ये हो गया आपका बस्तर संभाग, ठीक है, ये सरगुजा, ये हो गया बिलासपुर संभाग। ये अभी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो 5 संभाग में हमारा बटा हुआ है। अब उस टाइम पर क्या होता था ना, यहां पर से लेकर के सरगुजा से लेकर के जो आपका रायपुर दुर्ग वाला बॉर्डर है, ये बस्तर को छोड़ दो, सीधा भाषा में बोलूं तो बस्तर संभाग को छोड़ दो, बस्तर संभाग को छेड़ करके शेष जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसको दक्षिण कौशल कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था बच्चे? दक्षिण कौशल कहा जाता था। और ये जो बस्तर वाला एरिया है ना, इसको आपका महाकांतार कहा जाता था। अब देखो, इन लोगों का नाम ना समय समय पर चेंज होता रहा है। कैसे? जैसे कि दक्षिण कौशल को तो दक्षिण कौशल ही कहा जाता था। ये जो महाकांतार है ना, इसका नाम समय समय पर चेंज हुआ। जैसे इसी को दंडकारण्य भी कहा जाता था। ठीक है, तो यह चीजें आपको याद रखना है। ये डायग्राम बताने का मतलब यह है बच्चे कि आपको एक्चुअली समझ आ सके कि छत्तीसगढ़ के कौन से हिस्से को दक्षिण कौशल कहते थे, कौन से हिस्से को महाकांतार कहते थे। है तो छत्तीसगढ़ एक ही, लेकिन बस्तर के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये दक्षिण कौशल कहलाता था, और जो बस्तर वाला एरिया है ना ये महाकांतार कहलाता था, चित्रांगदपुर कहलाता था, दंडकारण्य कहलाता था। समय समय पर इसके नाम वेद के अनुसार, समय के अनुसार बदलते गए हैं, तो याद रखना है। अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। प्रश्न में क्या बोल रहा है? महाकांतार की पहचान किससे की जाती है? मतलब बस्तर की पहचान किससे की जाती है? तो महानदी घाटी क्षेत्र से हो ही नहीं सकता। महानदी घाटी में तो आपका बिलासपुर, आपका दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग आ गया, मतलब महानदी घाटी महाकांतार कहला ही नहीं सकती है। दूसरा बोल रहा है बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश। हाँ जी, यही आ जाएगा, क्योंकि बस्तर को ही आपका महाकांतार कहा जाता था। ठीक है, रायगढ़ वाला क्षेत्र, रायगढ़ मतलब ऊपर पहुंच गए हम, बिलासपुर संभाग कोई नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। मतलब 20 सीधा सीधा भाषा में हमारा सही आंसर हो जाएगा। और मैंने बताया ना, बस्तर क्षेत्र को प्राचीन काल में बहुत सारे नाम से जानते थे, जैसे इसको चक्रकोट कहा जाता था, महाकांतार कहा जाता था, एक कांतार कहा जाता था। ये सारी चीजें आपको याद रखना। अच्छा, मैंने इससे पहले चित्रांगदपुर कहा था क्या? चित्रांगदपुर नहीं कहा जाता था भाई, है ना। चित्रांगदपुर सिरपुर को कहा जाता था, याद रखेंगे। इसको चक्रकोट कहा जाता था, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे, वैदिक काल में आपके छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। देखो यही प्रश्न हमने ऊपर देखा है, जिसमें इनमें से कोई नहीं आंसर लिया गया था। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। यही इसका सही आंसर होगा बच्चे, जो आपको याद रखना है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो प्राचीन जनश्रुति के अनुसार, अच्छा पीएससी ने हमेशा से आंसर लिया है कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को चर्चा नहीं किया गया था या छत्तीसगढ़ का चर्चा नहीं किया गया था, तो आप वही आंसर लेना है ना, वही आंसर लेना, क्योंकि हमको एग्जाम क्लियर करना है। इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये चीज याद रख सकते हो कि रामायण काल में क्या कहा जाता था? छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। लेकिन पीएससी ने हमेशा इसे ही आंसर लिया है कि वैदिक काल
वैदिक कालीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का वर्णन प्राप्त नहीं है। तो आपको भी वही करना है कि भाई हमें एग्जाम क्लियर करना है ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किन किन स्थानों से जोड़ा गया है? देखो जो राजा मोरध्वज है ना, इसका संबंध दो जगह से है बच्चे। एक तो आपके रतनपुर से इनका संबंध है, एक आपका रायपुर से इनका संबंध है। मोरध्वज जो है आपके रतनपुर में शासन करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया ना, श्री कृष्ण जी को अपनी भक्ति का प्रमाण देने की वजह से अपने पुत्र को आरी से काटा था। आरी से काटने की वजह से जगह का नाम पड़ा आरंग, इसीलिए मोरध्वज से संबंधित आपका रतनपुर भी पड़ गया और आरंग भी पड़ गया। तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? पहला और तीसरा। पहला क्या है? आरंग, और तीसरा में क्या है आपका? रतनपुर। क्लियर चीजें। आगे बात करते हैं। समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो समुद्रगुप्त ने एक रचना किया था, समुद्रगुप्त नहीं एक्चुअली इनका एक कवि था जिसका नाम था हरिसेन। इन्होंने एक रचना किया था प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रश्न में बोल रहा है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त के समय जो छत्तीसगढ़ है या दक्षिण कौशल है वहां महेंद्र सेन शासन करते थे, जिनका संबंध आपके कहां से था? देखो उस टाइम पर दो वंश थे, एक नल वंश था, एक वकाटक वंश था। वकाटक वंश से आपका महेंद्र सेन संबंधित है, और उस टाइम पर नल वंश से आपके दूसरा शासक कर रहे थे। तो यह भी आपको याद रखना है। तो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें उस टाइम पर दक्षिणापथ मतलब आपका जो दक्षिण कोश है वहां पर महेंद्र सेन शासन कर रहे थे, जो कि आपके वकाटक वंश से संबंधित है। वहीं महाकांतार मतलब आपके बस्तर वाले एरिया में नल वंश शासन कर रहा था, और नल वंश से संबंधित जो शासक हैं उनका नाम था व्याघ्रराज। और इसी व्याघ्रराज को हराने के बाद समुद्रगुप्त को व्याघ्रहंता की उपाधि मिली थी भाई। तो देखो इतने सारे प्रश्न आपके बन जा रहे हैं ना, ये सारे आपको याद रखना है। पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? बढ़िया प्रश्न है। तो पाली का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे, पाली का जो मंदिर है वो पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने बनवाया था। क्या बोला जा रहा है? तो पांडुवंशी शासक बालार्जुन महाशिवगुप्त ने पाली में प्रशस्त मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन ने करवाया था। चलिए आगे बात करते हैं। देखो मुझे इस प्रश्न में ना डाउट जा रहा है, ठीक है, मुझे इस प्रश्न में बहुत डाउट जा रहा है, क्योंकि ये प्रश्न या तो गलत है, क्योंकि मुझे याद है जहां तक कि पाली का जो प्रशस्त मंदिर है शिव मंदिर है यहाँ ना, और ये शिव मंदिर का जो निर्माण है वो विक्रमादित्य ने करवाया था। किसने करवाया था? विक्रमादित्य ने करवाया था। श्योर हूं मैं 101%। ये बाणवंशी शासक थे, बाणवंशी शासक थे, पांडुवंशी नहीं हो सकते हैं, याद रखेंगे। तो पाली का जो प्रशस्त शिव मंदिर है ना, इसका निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने ही करवाया था। आई एम डैम श्योर। तो आपको वही याद रखना है, ठीक है। ये प्रश्न का क्या है सिलसिला देखते हैं थोड़ा सा, क्या है। मे बी यहाँ पर चीजें कुछ, ये देखो मैं बोली ना कुछ तो दिक्कत आ रहा है। दिक्कत ये आ रहा था कि हम ज्यादा ही नीचे कर दिए थे, है ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने ही बनवाया था भाई पाली का शिव मंदिर, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर बाणवंश वहीं से शासन कर रहा था, कोरबा के पास में ही पाली पड़ता है, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, अब ये पांडुवंशी वाला शासक का क्या लेना देना है यहाँ पर? ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये डिटेलिंग ही गलत कर दिया है, ठीक। पांडुवंशी शासक नहीं, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने ही पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न बोल रहा है चीनी यात्री वेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा की थी, कब की थी? तो चीनी यात्री 7वीं सदी में आया था। जिस टाइम पर ये आया ना, उस टाइम पर हमारे छत्तीसगढ़ में पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल चल रहा था। और जब ये हमारे आए छत्तीसगढ़ में तो इन्होंने मल्हार की भी यात्रा की थी और सिरपुर की भी यात्रा की थी। ये दोनों ही प्रश्न आपको याद रखना है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? चीनी यात्री वेनसोंग ये कब आए थे आपके छत्तीसगढ़, ये प्रश्न में बोल रहा है। तो चीनी यात्री वेनसोंग सिरपुर की यात्रा पर 7वीं सदी में आए थे। कैसे याद रखोगे? स से सिरपुर, स से सातवां, ठीक है क्या। तो वेनसोंग कब आए थे छत्तीसगढ़? तो ये 7वीं सदी में आए थे। जब ये छत्तीसगढ़ आए तो इन्होंने कहां का परिभ्रमण किया था, प्रश्न में पूछ लेता है। तो ये सिरपुर गए थे और साथ में ये मल्हार भी गए थे। उस टाइम पर छत्तीसगढ़ में किसका शासन चल रहा था? तो उस टाइम पर छत्तीसगढ़ में बाणवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन चल रहा था। क्लियर है क्या चीजें? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण कौशल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? फिर से प्रश्न रिपीट हो गया, याद रखेंगे। दक्षिण कौशल में उस टाइम पर महेंद्र सेन शासन कर रहे थे, जो कि वकाटक वंश के शासक थे। और वहीं पर सेम टाइम पर नीचे बस्तर वाले
विशाल एरिया में नलवंश शासन कर रहा था, जहां व्याघ्र राज थे वहां के राजा, और उसी व्याघ्र राज को पराजित करके समुद्रगुप्त ने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने, देखो प्रश्न आ गया, तो महाकांतार के व्याघ्रराज, इसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। चीजें हमारी क्लियर है। चलिए एक स्लाइड और देख लेते हैं, उसके बाद फिर चीजें हम अपना खत्म करेंगे। 25 क्वेश्चन का सीरीज चलाते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न बोल रहा है, किस राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? प्रश्न आपके सामने है बच्चे, क्लियरली विजिबल है आप लोगों को, है ना? बताइए आंसर क्या होगा। किस राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा? तो याद रखेंगे, पांडु वंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। इस वंश द्वारा सिरपुर के विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया था। याद रखेंगे, कौन सा ऐसा राजवंश है जिनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो पांडु वंश है। इन्हीं के टाइम पर छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा मात्रा में मंदिरों का निर्माण हुआ था। रीजन ये था कि महाश्रीगुप्त बालार्जुन जो है ना, वो खुद शैव धर्म को मानते थे, लेकिन ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे। कहा जाता है कि इनके टाइम पर सिरपुर में लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और 100 से ज्यादा इन्होंने बौद्ध विहार बना करके रखा हुआ था। अब बताओ, ये खुद शैव धर्म को मान रहे हैं, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के लिए इन्होंने इतना कुछ किया था। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पर सिरपुर में क्या हुआ था, लक्ष्मण मंदिर का भी निर्माण हुआ था। हालांकि शुरुआत इनकी माता वशाटा देवी ने किया था, लेकिन पूरा इन्होंने ही करवाया था। तो याद रखेंगे, सबसे ज्यादा मंदिरों का जो निर्माण है वो छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के समय पर ही हुआ था। रीजन वही है कि जो शासक हैं, जो राजा हैं, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, इसलिए सभी धर्मों से संबंधित मंदिरों का वो निर्माण करवाते थे। चीजें हमारी क्लियर। नेक्स्ट बोल रहा है, बस्तर के छिंदक नाग वंश राजवंश के निम्नलिखित शासक थे, तो कौन कौन शासक हुए हैं? तो याद रखेंगे बच्चे, छिंदक नाम जैसे ही आता है आपके माइंड में सोमेश्वर देव आना ही चाहिए। तो सोमेश्वर देव प्रथम इस टाइम पर थे ही, कन्हर देव भी थे, जयसिंह देव भी थे, ठीक है। परमेश्वर देव नहीं थे। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो छिंदक नाग वंश से सोमेश्वर देव संबंधित है, कन्हर देव संबंधित है, जय सिंह देव आपके संबंधित है, याद रखना है आपको। इसके अलावा आपका देखो नरसिंह देव भी थे, हरिश्चंद्र भी थे, ये सब बस्तर के छिंदक नागवंशी राज्य के शासक थे। तो चीजें आपको याद रखना है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग भी दे दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक को मौखरी राजकुमारी वसाटा से विवाह किया था? तो अभी मैंने बताया ना, महाश्रीगुप्त बालार्जुन, इनकी माता का नाम था वसाटा देवी। इन्होंने ही सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण चालू करवाया, जिसको खत्म किसने करवाया था? तो उस मंदिर का निर्माण कंप्लीट आपके पांडु वंशी शासक महाश्रीगुप्त बालार्जुन ने करवाया था, ठीक है। अब प्रश्न में जो हमारा बोल रहा है कि वसाटा देवी से विवाह किसने किया था, तो याद रखेंगे बच्चे, हर्षगुप्त ने किया था। हर्षगुप्त कौन हुए उस हिसाब से? तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन के पिता थे ये हर्षगुप्त, जिनका विवाह मौखरी वंश की राजकुमारी वसाटा देवी से हुआ था। याद रखना है आपको इस प्रश्न को। अब ये जो मौखरी वंश की राजकुमारी ये थी कौन? तो मौखरी वंश के जो शासक है जिसका नाम था सूर्यवर्मन, इनकी पुत्री थी रानी वसाटा। रानी वसाटा ने हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, और यही जो विष्णु मंदिर है इसको आप आज लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं। तो यह भी आपके एग्जाम में बन जाएगा कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये किसकी याद में और किसने बनवाया था? तो वसाटा देवी ने बनवाया, किसकी याद में? अपने पति हर्षगुप्त की याद में। तो चीजें हमारी क्या क्लियर हो गई हैं? याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा पहले ये वाली स्लाइड देख लेते हैं, है ना, क्योंकि नीचे करूंगी तो दब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं? देखो, कथन पढ़ना है और क्या बताना है, तो देख लो क्या बताना है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है, बिल्कुल सही है। इनकी जो प्रयाग प्रशस्ति है रचना किसने किया? हरिश्चंद्र ने, बताई हूं मैं आपको, है ना। इसमें छत्तीसगढ़ को कौशल कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, नहीं जी। इनकी एक नीति थी, जो समुद्रगुप्त है इनकी एक नीति थी जिसको कहा जाता है ग्रहण मोक्ष की नीति। ग्रहण मोक्ष की नीति क्या होता था? तो ग्रहण मोक्ष की नीति के तहत ये किसी भी क्षेत्र को जीतते थे और जीतने के बाद ना उस क्षेत्र को अपने अंदर में नहीं लेते थे, बल्कि वो जो जिस भी राजा को हराकर उन्होंने वो क्षेत्र जीता है उस राजा को वापस कर देते थे कि अभी तक जैसे तुम इस क्षेत्र को चलाते आए हो वैसे ही तुमको चलाना है। अंतर बस ये होगा कि अभी तक तुम एक स्वतंत्र राजा थे, लेकिन अब क्योंकि मैंने इस एरिया को जीत लिया है इसलिए इसका राजा मैं हूं और तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर के इस एरिया को चलाओगे। कहने का मतलब यह है कि ग्रहण मोक्ष की नीति के तहत कोई भी राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया जाता था, बल्कि उसको स्वतंत्र कर दिया जाता था, उसी राजा को दे दिया जाता था कि अभी भी आप वैसे ही शासन कीजिए जैसे आप पहले करते थे, लेकिन बस आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे, मतलब आपको समय समय पर पैसा मेरे पास भिजवाते रहना पड़ेगा। आया अपने को समझ में? तो यही जो नीति है वो ग्रहण मोक्ष की नीति कहलाती है। अच्छा, यहां से एक और प्रश्न बन जाता है कि ग्रहण मोक्ष की नीति किसकी थी? तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त की थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक छिंदक नागवंश से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया ना सोमेश्वर देव है ही है,
आपके कन्हार देव ही हैं, कान्हार देव कहते हैं या फिर कन्हार देव भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके जयसिंह देव थे ही हैं। गोपाल देव कलचुरी वंश से संबंधित है बच्चे, इसलिए गोपाल देव का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब आप करते हैं इसको, स्लाइड को थोड़ा सा नीचे। 22वां प्रश्न क्या बोल रहा है, तो आपके सामने है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। क्या बोला जा रहा है, तो प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला भाग, हाँ जी, मौर्य साम्राज्य में मगध, हाँ ना, ये आपका सही हो जाएगा। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल मिला है, ठीक है। जोगीमारा की गुफा से देवदत्त और सुतनुका की प्रेम कहानी मिली है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। फिर अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है ना, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसका कोई संबंध नहीं है। कलिंग अभिलेख से सिर्फ कलिंग के बारे में पता चलता है, कलिंग के इतिहास के बारे में पता चलता है, और अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन किया इसके बारे में पता चलता है, लेकिन इन दोनों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसी वजह से पहला दूसरा बी आपका सही आंसर है, ठीक है। सरगुजा जिले के रामगिरी की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफा को मौर्यकालीन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जोगीमारा गुफा में मौर्यकालीन लेख प्राप्त हुए हैं जिसमें देवदासी, शुतनुका और देवदत्त के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है। यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है कि जो जोगीमारा की गुफा से जो अभिलेख मिला है ये कौन सी भाषा और कौन सी लिपि में लिखा गया है, तो आप याद रखेंगे यह जो लेख है यह पाली भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। पाली भाषा, ब्राह्मी लिपि, याद रहेगा आपको, प्रश्न याद रखना पड़ेगा। या भी वाला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन कौन सा वंश से संबंधित कौन कौन से शासक है। देखो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो भेजा घूम जाता है, याद रखना। इसको भी, इसके लिए भी एक ट्रिक लेकर के आती हूं ताकि आपको शासक और वंश जो है याद रह सके, ठीक। क्या बोल रहे हैं देखो, तो राजर्षि तुल्य कुल्य वंश, इससे कौन संबंधित है, सुमेलित करना है। तो सबसे पहली बात तो राजर्षि तुल्य कुल्य वंश, इससे संबंधित है आपका भीमसेन प्रथम, ठीक है। दूसरा बोल रहा है नल वंश से कौन संबंधित है, तो नल वंश से संबंधित है आपके भवदत्त वर्मन, जैसे कि व्याघ्रराज हमने देखा था ना, व्याघ्रराज के पुत्र थे भवदत्त वर्मन, ये भी नल वंश से आपके संबंधित हो गए। तीसरा बोल रहा है सरभपुरी वंश से कौन संबंधित है, तो सरभपुरी वंश से आपके प्रसन्न मात्र संबंधित है, याद रखना है बच्चे, प्रसन्न मात्र ये सरभपुरी वंश से संबंधित है। और उसके बाद आ गया आपका पांडुवंश, तो पांडुवंश के बारे में तो आपको याद रखना है कि तीवरदेव, हर्षगुप्त भी यहीं से संबंधित है, महाशिवगुप्त, बालावर्जुन भी संबंधित है, और तीवरदेव भी आपके पांडुवंश से ही संबंधित है। इस प्रकार से 25 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको क्वेश्चन का लेवल मजेदार तरीके से मजा आ गया होगा बिल्कुल, और डिटेलिंग सुन करके तो और भी ज्यादा मजा आ गया होगा। तो आप बताएंगे मुझे कि क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं, अगर रखना है तो कमेंट करके जरूर से आप बताएं। और छत्तीसगढ़ के इतिहास खत्म करने के बाद जल्दी 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 छत्तीसगढ़ के और भी सब्जेक्ट अपन खत्म कर लेंगे। मतलब यह है कि एग्जाम के आते आते आप लोग का प्रिपरेशन कंप्लीट होना चाहिए। और जो शिक्षक भर्ती वाले बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आपका जो टॉपिक है ना, जो नया मेंस में ऐड हुआ है, उस टॉपिक पर मैं कल वीडियो लेकर के आती हूं। जैसे कि आपका एक यातायात का साधन हो गया, सामाजिक उत्तरदायित्व हो गया, कोई भी एक टॉपिक उठा लेते हैं जिसके बारे में फिर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। कल ही आपकी क्लास आ जाएगी। और एडीओ वाले बच्चे के लिए मैं ये बोलना चाहूँ कि बच्चे थोड़ा सा इंतजार कर लो यार, ये शिक्षक भर्ती वाले को निपटाने दो, ठीक है। और बाकी जो तैयारी चल रही है वो चलने दीजिए, एडीओ के लिए भी समय निकालते हैं, आपके लिए भी वीडियो जल्द ही लाया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, गुड नाइट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।